आयुर्वेद विश्व के प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह भारतीय आयुर्विज्ञान है। आयुर्विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने, रोग हो जाने पर रोग का शमन करने तथा आयु बढ़ाने से है। अथर्ववेद में आयुर्वेद का वर्णन किया गया है। यह केवल औषधि ही नहीं है, बल्कि प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी इसके देवता हैं। कलकत्ता महिला समिति की श्रीमती सविता जी अग्रवाला के प्रयास से आज हमारे बीच आयुर्वेद के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी उपस्थित हैं। इसके लिए सविता जी अग्रवाला आपको बहुत बहुत आभार। रांची महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती बबीता जी जालान से आग्रह करूंगी कि वे डॉक्टर पवन कुमार शर्मा का परिचय हमारे व्यूअर्स से करवाएं। श्रीमती बबीता जी जालान। धन्यवाद महेश्वरी जी। उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, अतिथिगण एवं श्रोतागण, सभी को मेरा एकल प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है और हर प्राणी अपनी दिनचर्या में कुछ नियमों का पालन कर किस तरह स्वस्थ रह सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज हमें डॉक्टर पवन कुमार जी शर्मा द्वारा मिलने वाली है। मेरा यह सौभाग्य है कि आपका परिचय कराने का अवसर मुझे मिला। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपका जीवन ही डॉक्टर के बीच में रहा। आपके दादाजी, आपके पिताजी एवं माँ सभी ने आयुर्वेद में महारत हासिल की है और आपने MBA फ्रॉम SMU कोलकाता, MD फ्रॉम गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, BAMS फ्रॉम देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से योग्यता प्राप्त की और वहां आपको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। आपने डिप्लोमा इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ भस्मास फ्रॉम विजयवाड़ा, डिप्लोमा इन एक्टिंग एंड डायरेक्शन बाय नीफा कोलकाता आदि कई क्षेत्रों में महारत हासिल की है। औषधि विशेषज्ञ के रूप में आपने 150 से अधिक आयुर्वेदिक दवाइयों का विकसित किया, 250 से अधिक क्लिनिकल एवं फार्मास्यूटिकल्स रिसर्चेस की हैं। His medical communications are establishment, explanation of Ayush expert strength, doctors detailing guidance, concept, literature, aromatherapy communication और भी न जाने क्या क्या। इसके साथ ही आपकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, जिनमें दिनचर्या, किचन हॉस्पिटल, भारतयान, एसेंशियल रेगुलेशन फॉर आयुर्वेदिक इंडस्ट्री, ये सभी आपकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती हैं कि किस तरह से आपने भारत का नाम रोशन किया है। वर्तमान में आप प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च एंड एजुकेशनल सोसाइटी, प्रेसिडेंट ऑफ आयुष डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हेल्थ मिशन, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इमामी लिमिटेड झंडू हेल्थ केयर डिवीजन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ स्टेट मेडिकल प्लांट बोर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल। इसी के साथ आपने कई वेबिनार कर लोगों को जागृत किया है और आज इस वेबिनार के माध्यम से हमें भी आपसे कुछ जानकारियां मिलने वाली है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जय भारत। हरि ओम, नमस्कार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। आविर्बभूव कलशं ददर्न वाद्यः पीयूषपूर्ण ममरात्व कृते सुराणां रोगजालजीर्ण जनता जनितः प्रशंसो धन्वन्तरि च
भगवान भविकाय भूयात्। श्री धन्वंतरे नमः। सर्वप्रथम मैं आपके एकल विचार को प्रणाम करता हूं, कंसेप्ट को प्रणाम करता हूं, आदरणीय लता दीदी को प्रणाम करता हूं, सविता जी को प्रणाम करता हूं, शांता शारदा जी को प्रणाम करता हूं, और मेरे जो इतनी नारी शक्ति मां दुर्गाएं जो सब बैठी हुई हैं उनको मैं सादर अभिनंदन करता हूं। मैं आयुर्वेद की परंपरा का एक वैद्य, धोखे धड़ाके में मैं बिजनेस में आ गया। झंडू के साथ, इमामी के साथ 32 साल से हूं और यहीं एक कैलकाटा का अपना घर बनाया। अचानक ये पेंडेमिक आई, कोरोना काल आया और मालूम पड़ा कि हर जगह निगेटिविटी छा गई। इस निगेटिविटी में कहीं पॉजिटिविटी की गंगा बहाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, आपको सादर नमन है, सादर नमन। मैंने एक विचार किया, लॉकडाउन के दूसरे दिन से मोदी जी ने 22 तारीख की घोषणा की थी और उसके बाद 25 तारीख को मैंने यूट्यूब चैनल खोला। सब सीख के 3 दिन लगा सीखने में। उसके बाद ये सोचा जब कोरोना ये जाने वाला नहीं है, क्यों किसी का भी ROI वापस नहीं आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आएगा, तो ये PPE किट, मास्क, सैनिटाइजर और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इनके जो बिजनेस है वो पूरे धराशायी हो जाएंगे। तो ये 2-3 साल तो जाने वाला नहीं है। इसकी हाइप क्रिएट रहेगी, डर कितना रहेगा वो ऊपर वाला जाने। इसमें क्या किया जाए, तो ज्ञान की गंगा के लिए एक ही कंसेप्ट सूझा। UNO, WHO, इंडियन, इंटरनेशनल, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी दिन सेलिब्रेट करती है उसमें मेरा हमारा आयुर्वेद रहेगा, जो हमारे भारत की परंपरा है। हम आयुर्वेद डे एक नहीं मनाएंगे। एक संकल्प लिया मैंने कि मैं जब तक जिंदा हूं, जो दिन भी हेल्थ से रिलेट कर पाऊंगा, अब वो बॉम्बार्डिंग का डे तो मैं आयुर्वेद से रिलेट नहीं कर सकता, हेल्थ से नहीं कर सकता, अदरवाइज जितने भी दिन रिलेट कर सकते हैं वो कर रहा हूं। आपके आशीर्वाद से 155th वेबिनार संडे को है, जो कि स्किन डिसऑर्डर्स पे है। मुझे आप लोग यदि व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बना लेंगे तो मैं आपको वो पूरी लिंक्स भेजता रहूंगा, अदरवाइज लता जी को, शारदा जी को, सविता जी को मैं वो लिंक भेजता रहूंगा। ये तो एक जनरल जानकारी है। अपना लेक्चर मैं शेयर करना चाहता हूं। शेयर स्क्रीन में, ठीक है। आयुर्वेद का महत्व, जैसा मुझे आज विषय एक ठीक लगा, और आप लोगों का विषय सबसे अच्छा लगा, क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम हो या बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट हो, सबसे आगे हार रहा है मन। तो ये आपने जो मॉरल बूस्टिंग के लिए मन के एक संयुक्त तत्वावधान में आपने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये टॉपिक आपने जो सिलेक्ट किया उसका मैं बहुत बड़ा आपको धन्यवाद देता हूं। एक चीज मैं अपने प्रेजेंटेशन के पहले इन्फॉर्म करना चाहता हूं, चूंकि वो सामाजिक दायित्व है। मैं यहाँ विश्व आयुर्वेद परिषद का प्रांत संयोजक हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ। आयुष केवल एक सूचना के लिए 2 मिनट ये जरूरी है। आप लोगों के सबके घर ये दवा पहुंच सकती है, फ्री पहुंच सकती है, आपके शहर में भी है, पूरे भारत में ये मिनिस्ट्री का फ्री आयुष 64 डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। कोई भी एज ग्रुप का आदमी 18 से 60 के बीच ये दवा मंगा सकता है। केवल एक मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, जहां जहां आपके इंस्टीट्यूट हैं रिसर्च के, उनको भेजना हो, या विश्व आयुर्वेद परिषद या सेवा भारती से आप संपर्क कर सकते हैं। सरकार, शासन ने सेवा भारती से इसका अनुबंध किया है, यहाँ के शासन ने विश्व आयुर्वेद परिषद के साथ किया है। RT-PC पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, रैपिड एंटीजन हो, नहीं हो, लक्षण हो केवल, तो भी आपको ये दवा दी जा सकती है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा,
लेकिन ये हर्षवर्धन जी ने, किरण रिजिजू जी ने ये सब लॉन्च की है 4 इंग्रेडिएंट वाली, जिसमें से कुटकी, चिरायता, ये हम लगभग रोज चिरायते का पानी पीते हैं। कुटकी है, चिरायता है, ये सप्तपर्ण है और कुबेराक्ष है। ये 4 चीजों से बनी हुई, आप इंटरनेट पे इसके सब डिटेल देख सकते हैं। मेरे टॉपिक से मैं अलग डाइल्यूट ज्यादा नहीं होना चाहता। इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने और बुखार को ठीक करने के गुण है। झंडू इसे चिराकिन के नाम से बरसों से, क्योंकि फर्स्ट लाइसेंस इसका झंडू को मिला था, लेकिन आज हम लोग ये सब फ्री में दे रहे हैं, शासन इसकी व्यवस्था कर रहा है। कोविड के लिए ये बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर द गवर्नमेंट है। CCRAS ने डेवलप की है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप नहीं की है, गवर्नमेंट की कंपनी। लोगों के लिए इसमें कोई सोशियो इकोनॉमिक लेवल की बात नहीं है, हर आदमी ले सकता है और लेना चाहिए। यदि किसी के एक के घर में कोई कोविड पॉजिटिव आया था या सर्दी जुकाम हो रहे हैं, तो उनको जरूर पूरे परिवार को ये दवा लेनी ही चाहिए एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेजर और एज ए क्यूरेटिव मेजर फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट डिसीजेज। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, इसका किसी रोगियों में साइड इफेक्ट नहीं पाया है, ये केवल एक सूचना थी। आज मैं बात करूंगा आयुर्वेद की। हमको क्यों आयुर्वेद जानना है? ये जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि किसी पे आयुर्वेद थोपा जा रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक जीवन शास्त्र है और हम लोग जीवन के पूरे लाइफस्टाइल गलत होने के कारण हम लोग उसमें पूरे डूबे हुए हैं कि हर जगह हम क्राइम करते जा रहे हैं अपने शरीर के साथ, और वो क्राइम अल्टीमेटली हम लोगों को एक एज के बाद जरूर दुख देने वाला है। यदि आज हम ये समझ गए तो डेफिनेटली कल हमारा गोल्डन होगा। लाइफस्टाइल डिसीजेज कैसे होती है, ये कई मैंने डेटा दिए, अब डेटा का तो ये समय नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि इन चीजों में कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर है और कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर, कुछ हमारे हाथ में है। कंट्रोलेबल फैक्टर्स में डाइट है, बॉडी वेट है, डेली लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, हम रोज कितना एक्सरसाइज करते हैं, सन एक्सपोजर कितना लेते हैं। मुझे नहीं मालूम कि सन एक्सपोजर कितना लिया जाता है, केवल रास्ते में, ट्रेवल में, या बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी इसके बारे में सोचती है। अदरवाइज जनरली आज वर्क फ्रॉम होम के जमाने में और लॉकडाउन में यदि सनबाथ लेने कोई रोड पे गया तो वो अपने गाल सुझवा के आएगा, इसलिए ये कहीं नहीं दिखा। स्मोकिंग एंड एल्कोहल अब्यूज। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में हम देखेंगे एज है, जाति है, कई जातिगत हैं बीमारियां, जेंडर है, हेरिडिटी है, ये सब चीजें हम लोगों को मालूम। ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, COPD, डिप्रेशन, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, ये सब हमारी गलत लाइफस्टाइल के कारण हमें हो रहे हैं। और इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद ऐसा नहीं कि हम कोई सिलेबस से कोर्स करना चाहते, लेकिन एक नजरिया चेंज करने की जरूर जरूरत है कि हमको कम से कम आदमी को देखना होगा कि हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं। तो मैं पहले 5 मिनट विद योर काइंड परमिशन थोड़ा सा आयुर्वेद समझा लूं, जिससे एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए, तो आगे के बातें समझ में आने लगे। 8 तरह का आयुर्वेद, दैट मीन्स हम लोगों के पास सभी स्ट्रक्चर है, सभी विधाओं में हम लोग जा सकते हैं। जैसा बताया गया अभी मेरे मॉडरेटर ने, अथर्ववेद का उपवेद है, ये इतनी सारे चरक हों, सुश्रुत हों, भागवत हों, सरंगधर हों, महावत, ये कश्यप हों, माधव हों, ये कितने सारे ऋषियों ने इसको समृद्ध किया है। आयुर्वेद मीन्स क्या? 2 एम, सिंपल से आयु और वेद, नॉलेज ऑफ साइंस, ये हम सब जानते हैं। और स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम पहला फैक्टर है हमारा। हम नहीं है किसी की दवा के लिए बने हुए विज्ञान, हम आपको हेल्थी रखने के लिए बना। जो भी आयुर्वेद की कल्पना हुई है वो आपको हेल्थी रखने के लिए हुई है। और यदि फिर भी आप यदि फॉलो नहीं किए आयुर्वेद को और फिर बीमार पड़ गए, तो आपको फिर से हेल्थी करने के लिए आयुर्वेद है। ये सिंपल से 2 एम है
स्वस्थ व्रत और साथ में हमारा आतुर का वो समदोष समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते। ये WHO के हिसाब से आजकल है, जो 5000 साल पहले हमारे सुश्रुत लिख गए थे, वो आज WHO में जानते हैं कि पहले मन को इन्वॉल्व नहीं किया था, जो आज आपने टॉपिक रखा है। दोष सम हो, अग्नि सम हो, धातु और मल सम हो, ये अभी समझ में आ जाएंगे 5 मिनट के अंदर। मैं आगे की स्लाइडों में जा रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है ये तब होगा जब प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, ये तीनों चीजें प्रसन्न होंगी। और ये चीज आपके WHO ने बड़े देर में स्वीकार की। वो पहले शरीर की हेल्थ से संबंध ज्यादा रखते थे। ये कई चीजें हैं, कई कारण हैं, आज तो और ज्यादा कारण बढ़ गए। स्ट्रेस हो, स्ट्रेन हो, ओवर एक्टिविटी हो या लेस एक्टिविटी हो, डाइट जो अपथ्य बात करते हैं, कंटेमिनेटेड फूड, टॉक्सिसिटी, हम लोग चारों तरफ से ऐसे कारणों से घिरे हुए हैं जो हमें मौका मिलते ही बीमार कर सकते हैं। पंचमहाभूत हम सब जानते हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, उन्हीं से बने हुए ये सब दोष हैं 3। आयुर्वेद में मैं बड़ा थोड़ा सा इस चीज पर ज्यादा विज्ञान नहीं झाड़ना चाहता, लेकिन फिर भी वात जो है, जितने हमारे शरीर में मोबिलाइजिंग फैक्टर हैं, जो भी कुछ गति हो रही है, सांस चल रही है, रक्त का प्रवाह हो रहा है, लिम्फ का प्रवाह हो रहा है, मलों का प्रवाह हो रहा है, आंसुओं का प्रवाह हो रहा है, कहीं भी जो भी चीज चलने वाली है, दैट इज वात। ये वायु कोई अपान वायु नहीं है जो हम निस्सरण करते हैं, ये पूरे शरीर का एक बेस है। होल मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू वात। पित्त मीन्स एक्सोथर्मिक प्रॉपर्टी, चूल्हा, अपनी अग्नि। पित्त के कारण हम लोगों के शरीर में उष्णता है, गर्मी है, अग्नि है। हम पानी में यदि चूना डाल के थोड़ा सा देख लें तो मालूम पड़ जाएगा, बुलबुले उठने लगते हैं, गर्मी निकलने लगती है। ऐसे ही सोडियम थोड़ा सा डाल के देख लें, तुरंत आग लग जाती है। तो पित्त मीन्स जो हमारी अग्नि है, शरीर में जो भी पचाने के लिए गर्मी जरूरत है, हमारे स्टमक का टेम्परेचर 1 डिग्री ज्यादा रहता है। ये पित्त के कारण है, जितनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अग्नि हो जाएगी तो सब जल जाएगा। अग्नि और वायु दोनों चीजें होंगी तो सबको जला के राख कर देंगी। इसीलिए किसको पकाना है? वो कफ है। पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, मांस वगैरह, ये कफ को पकाते हैं, तब पित्त की जरूरत पड़ती है और वायु उसको ऑक्सीजन का काम करती है। कफ हमारा जब भी देखते हैं, हम बचपन में रहता है, सर्दी खांसी ज्यादा रहते हैं, ऊपर का पार्ट, छाती तक का पार्ट जितना है, उसमें हमारा कफ का अवस्थान है। आप देखेंगे कफ रोग ऊपरी के स्टेज में होता है। पित्त है वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जितना मिडिल डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूरा जितने में अग्नि है, वो पूरा का पूरा हमारा पित्त का स्थान है, जो हमारे खाने को पकाने का काम करता है। लेकिन ये हर सेल्स तक में है। वात ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और नीचे के एरिया में रहता है, जिससे ये मलों का निस्सरण कर सके। ये जनरल स्थान है, लेकिन पूरे शरीर में ये लोग रहते हैं। वात, पित्त, कफ जैसा बता ही दिया। यदि वात विशिएटेड हो जाए, समझ लीजिए गड़बड़ हो जाए वात की, आपकी पेन करेगा, ड्राइनेस करेगा, वेस्टिंग करेगा, डिबिलिटी करेगा, एंजाइटी करेगा, डिप्रेशन करेगा, ये सब वात व्याधियों में आते हैं। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा ड्राई हो जाए, अर्थराइटिस, रूमेटिज्म, ये सब वात के विकार हैं। हम लोगों को समझना चाहिए कि उस समय वात प्रकोपित है, वात बढ़ाने वाले ड्राई पदार्थ ज्यादा ना खाएं। पित्त है, स्किन और ब्लड का रैशेस हो जाते हैं, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, इन्फेक्शन, ये सब पित्त के कारण है। जितने अग्नि, जलन, दाह, ये सब पित्त के कारण, पीड़ा वात के कारण। कफ जितना है, फ्लैम है, ह्यूमर है, ओबेसिटी, डायबिटीज, कंजम्पशन एक्सेस, ये सब पित्त के कारण है। वायु और आकाश मिलके बनाता है वात, अग्नि और वाटर मिलके पित्त, और वाटर और अर्थ मिलके कफ। तो एक ये हमको महाभूतों का समझ में आ जाता है। ये सब ज्यादा, यदि हम एज की बात करें तो ओल्ड एज में वात ज्यादा रहता है,
यदि हम पित्त की बात करें तो यंग और मिडिल एज में ज्यादा गर्मी रहती है, और कफ यंग एज में, जो चाइल्डहुड में रहता है। टाइम डे के टाइम में भी बड़ा है, सुबह उठेंगे तो वात इंक्रीज रहेगा, दोपहर में पित्त इंक्रीज रहेगा। ये बहुत डिटेल की बातें हैं, मैं इनमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। ये 3 दोष हुए। ये दोष के अलावा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये दोष, धातु और मल, सबसे पहले जो हम खाते हैं वो एब्जॉर्प्शन होके लिम्फ बनता है, मींस रस बनता है। रस के बाद उसका नरिशमेंट जाता है रक्त, माने ब्लड कॉर्पसल्स जितने रक्त हैं वो रस से, रक्त प्लाज्मा से ब्लड कॉर्पसल्स को न्यूट्रिशन मिलता है। रस, रक्त, मांस, मांस माने फ्लैश, वहां न्यूट्रिशन गया। उसके बाद मेद, जितना मांस को जरूरत हुआ उतना रख लिया, और यदि आपको ने ज्यादा खाया है तो उसको फैट में कन्वर्ट करके मेद में बना दिया। मेद जब रिफाइन होती है तो वो मज्जा जाती है, बोन मैरो, उसको हम लोग मज्जा कहते हैं। और उसके बाद जब रिफाइन होता है तो अंतिम धातु होती है शुक्र या रज। ये रिफाइंड से रिफाइंड धातु मान लेते हैं, और ये आज खाए की 11 दिन बाद ये धातुएं बनती हैं, जो लास्ट धातु है। अब तीसरी चीज मल। 3 तरह के मल जनरली आयुर्वेद में, यदि किसी रोग को निकालना हो तो हमारे यहाँ कोई ज्यादा किसी को मारने की दवा नहीं दी जाती, रोग को शमन करने की और शोधन करने की दवाइयां दी जाती हैं, कि हम शरीर से दोषों को नेचुरल वे में निकाल सके। आदमी को कोई ब्लड से इंजेक्शन सक करके दोष नहीं निकालना है, वो भी करते हैं हम तो बड़े प्यार भरे तरीके से, लीच से करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं। वो वहां करते हैं जहां बहुत सीवियर एक्जिमा, बहुत सीवियर सोरियासिस यदि किसी को है तो उसमें रक्त मोक्षण से, लीच से और लेप से फायदा मिलता है। तो पुरीश, मूत्र और स्वेद, ये 3 मल हैं। अब बात आई अग्नि, जो हमारी मेन है चर्चा का विषय। रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नौ। यदि हमारी अग्नि मंद है, हम 50 तरह के रोगों का शिकार हो जाएंगे। और आजकल तो वो अग्नि मंद हर घर में है। क्यों? क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज घर में लिमिटेड रह गई। जो बाहर जाते थे वो भी कम हो गया, फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई, ये सब चीजें हमारे में कम हो चुकी हैं। 13 तरह की अग्नि है, एक नहीं। एक तो है स्टमक में, जो डाइजेशन के लिए है, पाचक अग्नि, जठराग्नि उसको कहते हैं। जब वो पंच महाभूत में जाता है, मींस सेलुलर लेवल पे जाता है, तो उसकी 5 भूताग्नि होती है। और वो जब सेल में चला जाता है पूरा, तब उसकी 7 धातुओं की अग्नि होती है। क्यों? क्योंकि हर धातु का केमिकल इंटरेक्शन, खाना बनाने की प्रक्रिया अलग अलग है। ये हमारे ऋषियों ने उतने 1000 साल पहले, उन्होंने कोई सेलुलर लेवल की डेफिनेशन नहीं दी थी, लेकिन 13 अग्नि अलग अलग हैं, ये उनको भी वर्षों से मालूम था। अग्नि का ही डिस्टर्बेंस जितना डिस्टर्ब है वो अग्नि। तीक्ष्णाग्नि है किसी की तो वो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, बल्जिंग, ये बहुत सारी चीजें करेगी। मंदाग्नि है तो वो ओबेसिटी का पेशेंट हो जाएगा, खाना ही नहीं खा पाएगा, ये खाएगा तो पचा नहीं पाएगा। और विषमाग्नि है तो वो कभी खाना पचा पाएगा, कभी नहीं पचा पाएगा। ये कंफ्यूजन में हमारे यहाँ एंडोटॉक्सिन्स बनते हैं। एंडोटॉक्सिन्स मीन्स आयुर्वेद के आचार्यों ने उसकी भाषा दी थी आम, आम बात। आम माने कच्चा प्रोडक्शन, पूरा खाना पका नहीं, उसके पहले एंडोटॉक्सिन्स बन गए। यदि प्रोटीन को अमीनो एसिड बनना था तो उसके बीच में 40 रिएक्शन थी, तो वो प्रोटीन अमीनो एसिड नहीं बना, वो बीच की 40 रिएक्शन में एंडोटॉक्सिन बन के हमारी बॉडियों में घूमता है, और मालूम पड़ता है कि जहां रुक गया वहां रोग शुरू हो जाता है। आज जो मन की बात आपने की, मैं मानसिक गुणों की बात करूं तो सत्व, रज और तम, ये हम तीनों जानते हैं। सभी विद्वान नारी शक्ति मेरे सामने बैठी है। प्रॉब्लम क्या है कि रज, हमारे जो रज गुण है वो ट्राईसाइकिल का पहला पहिया है। आपका हैंडल जहां पहला पहिया घूमेगा वहां आप निकल जाओगे। आप सत्व की तरफ घूमोगे, सत्व की तरफ चाहते हो तो सत्व की तरफ चले जाओगे, ये राइट साइड में जाना है। और अदरवाइज ये दुनिया आपको लेफ्ट की तरफ खींचने को बैठी है। आप डेफिनेटली तामसिक गुणों में पड़ के अपनी हेल्थ का नाश करोगे,
ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब साइकोसोमेटिक क्या कंसेप्ट है, मन से क्या रिलेशन बॉडी का, हम मन की क्यों सोचें? अरे शरीर में हम अच्छा खा रहे हैं, सब काजू किशमिश खा रहे हैं, टाइम से खा रहे हैं, ये मन का क्या मतलब? शरीरेंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम, हमारे जीवन का जो कॉम्बिनेशन है वो सत्व आत्मा और शरीर, सत्वात्मा शरीरम च त्रय में त्रिदंडवत, 3 पाइयों के स्टूल पे, हमारी टूल पे जो एक मुड्डा होता है बैठने का, उस पे हमारी जिंदगी टिकी है। यदि सत्व गया तो हम गए, आत्मा गई तो हम गए, और बॉडी गई तो हमारे शरीरम यही खलु धर्मार्थ मोक्ष काम साधनम, तो ये साधन पूरा शरीर है हमारा। यदि सपोज विकृति हो गई मन में तो निश्चित आदमी को बीमार पड़ना है। धी धृति स्मृति विभ्रंशात कर्म यत कुरते अशुभम, जो अशुभ बुद्धि से अशुभ कर्म करते हैं उसका डेफिनेटली प्रज्ञापराध के कारण शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। एंजाइटी ज्यादा होगी तो शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, डिप्रेशन ज्यादा होगा तो शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, या एरोगेंसी होगी तो शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या क्या फैक्टर है? साइकिक, काम है, भय है, शोक है, ईर्ष्या है, क्रोध है, चिंता है, ये जो भी है, मनोग्लानि है, नैराश्य है, डिप्रेशन बहुत बड़ा है, सत्व हानि, मानसिक कर्षम मतलब मेंटल फैटिक बहुत बड़ी है आजकल। तो वही काम, सेम काम 2 साल से कर रहे हैं, वही घर में कह दें मेंटल फैटिक हर घर में मौजूद है। मैं इसमें एक सलाह दूंगा, कृपा कर जब भी पूजा, तो आप निश्चित बहुत बहुसंख्यक में करते होंगे, मैं जैसा समझा हूं, तो डेफिनेटली अपनी बॉडी लेवल पे एक मोमबत्ती जला के उस पूजा घर की बाकी लाइटें बंद करके आप जो मंत्र पढ़ते हैं उस लॉ को देखते हुए पढ़िए कंटिन्यूअस, जब तक आपकी आंखें थक न जाएं, पलक झपक न जाए, तो आप मंत्र पढ़िए, जो आपका इष्ट है उसको पढ़िए। आप देखिएगा कितना तनाव कम होने में आपको मदद मिलती है। दैट इज कॉल्ड त्राटक योग। हम पढ़ते हैं लेकिन करते नहीं। शास्त्र में पढ़ी हुई विद्या और शीशी में पड़ी हुई दवा कभी किसी के काम नहीं आई। यदि आप अप्लाई करेंगे, त्राटक योग का बड़ी सिंपल सी प्रैक्टिस है। अरे जो पूजा में दिया जलाते हैं उसी दिए को हम आई लेवल पे रख लें और फोकसफुली उस पर कंसंट्रेट करें। ऐसा 3 से 4 बार करें कम से कम दिन में। शाम को दिया बत्ती करते हैं तो जरूर उस समय भी करें। आप देखेंगे आप रिफ्रेश हो जाएंगे। जैसे कंप्यूटर में रिफ्रेश का बटन होता है, सेम चीज उसमें आपको त्राटक योग में मिलेगी। और साइकोसोमेटिक में आजकल एंजाइटी डिप्रेशन बड़ा ज्यादा चल रहा है, तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा, यदि आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, ये बीच बीच में टिप्स की भी बातें चलती रह रही हैं, जरा मन में गौर से सुनिएगा। किसी पे यदि गुस्सा आ रहा है तो कृपा करके आप अपने आप को भी परेशान न करें, सामने वाले को भी परेशान न करें। आप अपनी मुट्ठियों को भींचें। पहले हमारे यहाँ मुहावरा था गुस्से में मुट्ठियां भींचना। ये भींचना शब्द तो खत्म ही हो गया, हिंदी में कहाँ है, नहीं बंगाल में। लेकिन ये मुट्ठियों में एक्यूप्रेशर वाले भी बोलते हैं, आयुर्वेद तो शुरू से ही बोलता है कि इस मुट्ठी का प्रेशर, अंगुली का जहां आपकी हथेली में पड़ रहा है, वो आपके मन को, वेगस नर्व को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। आप देखेंगे जितना जोर से अपनी हथेली को दबाएंगे, जितने भी गुस्से में हो, यदि हो सके तो उस समय इष्ट का नाम लीजिए, उसे गाली मत दीजिए, सामने वाले को इष्ट का नाम लीजिए। आप देखेंगे आपका गुस्सा कितनी तुरंत डाउन होता है। कभी डिप्रेशन में है, आप त्राटक करके देखिए। वो जय मदन जी ने मंत्र धारा का बहुत अच्छा बताया। मैंने हॉस्पिटल के बेड से उठते हुए रोगी देखे हैं महामृत्युंजय मंत्र की मंत्र धारा से। कोई आदमी नहीं पड़ेगा, एक मंत्र धारा लगा दो, अपने आप उसके कान में गूंजेगी और गूंजते हुए रोगी ठीक हो जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र बीज युक्त हर मंत्र धारा में है। और मंत्र धारा नहीं हो तो एलेक्सा है, एलेक्सा नहीं हो तो मोबाइल है, किसी भी रोगी के पास आप लगा के देख लीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्यों? वहां भी मन कारण है। मन एकाग्र होता है, मन इष्ट पे जाता है और मन के कारण उनके शरीर में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव
पूरे एंजाइम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से रोग कमना शुरू हो जाता है और डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा। हर्ष, हैप्पीनेस, मैंने कहा, जैसा अभी कहा, हमारे यदि हार्मोन है, गुड हार्मोन बैड हार्मोन जो भी है, वो गुड हार्मोन हमारे खुशी में निकलते हैं, विषाद में मोस्ट एग्रीवेटिंग फैक्टर है, और शोक जो है वो पूरा का पूरा वैराग्य ला देता है। ये जितनी है डिस्टर्बेंस इन इमोशन स्टेट लीड्स टू इंडाइजेशन। गुस्सा हो गया, लड़ाई हो गई, अरे भूख नहीं है, मेरे को अभी भूख नहीं है, खाना नहीं खाना। ये सबसे पहला जनरली पति पत्नी के बीच में एक कभी न कभी तो किसी न किसी ने तो फील किया ही होगा। ये गुस्से में नहीं कहता है आदमी, जब आदमी के दिमाग पे गुस्सा सवार होता है उस समय रियली उसे भूख लगना अस्वाभाविक बात है, स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक बात है। क्यों? क्योंकि उसका मन दूसरी जगह फोकस है। और हमारे यहाँ खाने के बारे में कहा गया है तन मना भुंजित। जब खाना खाने आप बैठे तो आपको तन मन से खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल में लगे हैं और खाना खा रहे हैं, खड़े हैं खाना खा रहे हैं। खाना एक पूजा है, हमारे शरीर को बल देने वाली पूजा, उसे पूजा के विधान से हमको करना चाहिए तो ठीक हो। यदि स्ट्रेस की बात करूं तो हमें कई तरह के हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, क्रॉनिक स्ट्रेस। ये पूरी की पूरी एक बड़ी प्रोसेस है, एलोपैथी की, मॉडर्न साइंस की तरह से ऐसी सेम हमारे यहाँ संप्राप्ति बताई है। इसके विषय में डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सब मानसिक भाव के विकार के कारण है। रज और तम जब विकृत होते हैं तो कई चीजें आपके सामने आ जाती हैं, और अल्टीमेटली ये काम क्रोध वगैरह से शुरू होकर और शरीर की बीमारी तक ये बात पहुंचती है। इसका मतलब हमारे शरीर का आधार हमारा मन है। हम जितना प्रसन्न रह सकेंगे, जितने पॉजिटिव विचार लाएंगे, जितनी हम निगेटिविटी हटाएंगे, उतना हम हेल्थी रहेंगे। कई रोग हैं, हम तो देखते हैं इतने सारे मानसिक और रजो तम के विकृत के कारण। अब ये रोगों का नाम लेके नेगेटिविटी नहीं फैलाऊंगा, लेकिन जो भी रोग हैं इसमें आयुर्वेद बड़ा अच्छा काम आता है। ब्राह्मी वटी, सारस्वता रिष्ट, ये कितने, सरस्वती के नाम से सारस्वता रिष्ट, ब्रह्मा के नाम से ब्राह्मी वटी, और कैसा आयुर्वेद का नाम होगा। हम एलोपैथी नाम रेमडेसिविर याद रख लेते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन याद रख लेते हैं, लेकिन हम इन नामों को यदि इंटरेक्ट और कनेक्ट करके देखेंगे तो ये हमारे नाम जिंदगी के मिलने वाले नाम हैं, और जिंदगी से ये रिलेशन है। कभी कोई डिप्रेशन में हो तो किसी आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ब्राह्मी वटी, सारस्वता रिष्ट इमीडिएटली चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन हो, प्रकृति के हिसाब से आयुर्वेद चलता है, प्रकृति के हिसाब से आयुर्वेद करता है इलाज, इसीलिए डॉक्टर का थोड़ा होना सपोर्ट में जरूरी है। तत्वहीनता, आदमी कॉम्प्लेक्स में रहता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में। अमेधता, मेंटल डिफिशियंसी यदि कहीं हो जाती है। विकृत सत्व, साइकोपैथिक पर्सनालिटी हो जाती है। ग्रह हैं जिनको आजकल बैक्टीरिया वायरस कहा जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं, जहां जहां अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के ग्रह और वो है, वो भी नहीं दिखते थे, ये भी नहीं दिखते हैं, तो हमारे यहाँ इनकी डेफिनेशन आज वायरस आप माइक्रोस्कोप में देख के कह रहे हैं। उस जमाने में माइक्रोस्कोप नहीं, योग दृष्टि थी, उनने जो नाम दिया वो हमने स्वीकार किया, मॉडर्न साइंस ने जो नाम दिया वो भी हमने स्वीकार किया, तो दोनों चीजों को हमने स्वीकार किया। ऐसे ही सात्विक मानस प्रकृति होती है मन के हिसाब से। मैंने मन पे थोड़ा इसलिए जोर दिया कि आपने मन का सब्जेक्ट रखा। आर्ष हैं, इंद्र हैं, ब्रह्म विधाता। आर्ष माने तो बिल्कुल ऊंचा व्यक्तित्व, डिग्निटरी। इंद्र राजा जैसा है, याम्य, वरुण, कुबेर, गंधर्व, ऐसे ऐसे मन लेके लोग वाग पैदा होते हैं। और पैदा नहीं होते, मन जनरली आपकी परिस्थितियों से बनता है, आपके ग्रहों की चाल से बनता है। ऐसे कई तरह के मानसिक प्रकृति हैं जो बड़ी डिटेल में जाने की जरूरत है। एक लेक्चर केवल मन पे ही हो सकता है अकेला, लेकिन मैं ओवरऑल गागर में सागर समाने की वो चेष्टा कर रहा हूं। मन से शरीर में तुरंत मिलता है। किसी को शौक लग गया, डायरिया हो गया, शौक लग गया, बेहोश हो गया, नर्वस डायरिया, नर्वस पायरेक्सिया, बुखार आ गया, कोई चिंता आ गई, बुखार, तो ये शरीर का हम लोगों को
बड़ा इफेक्टिव होती है। मन को कैसे संभालें, प्रिवेंटिव अप्रोच मन की कैसे करें, होल्डिंग अप ऑफ इमोशन। हमारे यहाँ दो तरह के वेग बताए हैं, एक धारणीय वेग, एक अधारणीय वेग। धारणीय वेग जितने हैं वो मन के हैं। आप गुस्से को कंट्रोल करो, गालियों को कंट्रोल करो, चिल्लाने को कंट्रोल करो। और अधारणीय वेग जो है वो सब हेल्थ के हैं। यदि आपको टॉयलेट लगी है तो प्लीज जाइए, 1-2 घंटे रोकिए मत। यदि आपको खांसी आ रही है, आप मीटिंग में बैठे हैं, आज की एक ये एटिकेट और मैनर्स की मजबूरी हो गई है, अदरवाइज प्लीज खांस लीजिए, अदरवाइज उस समय दबाएंगे तो ज्यादा दुख पाएंगे। तो थोड़ा भी किसी भी तरह से अधारणीय वेग और धारणीय वेग, इस पे एक लंबी चर्चा हो सकती है। तो जितने मन के वेग हैं उनको धारण करना चाहिए। ग्रीफ हो, ग्रीड हो, एंगर हो, जेलसी हो, निटी हो, शेमलेसनेस हो, इनको सबको कंट्रोल करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए, जनरल इथिक्स फॉलो, सदव्रत फॉलो करना चाहिए, सोशल रिलेशन फॉलो करना चाहिए, ट्रूथफुलनेस, प्लीजिंग स्पीच, डिवाइड ऑफ अल्कोहल एंड सेक्स इंडल्जेंस, ये सब चीजें एक पॉजिटिव मेंटलिटी को शो करती। इंपॉर्टेंट भक्ति, शील, शौच, द्वेष, ये सब गुण है, मन के गुण है। इंपॉर्टेंस है हमारे मन की कि हम क्या और किस दिशा में जा सकते। एक बड़ा अच्छा बताया जो अपने घर घर में रहता, पेठा, कुष्मांड। पेठे का स्वरस ब्रेन के लिए, मन की एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा बताया है। इसका रस जरूर आप लोगों को, या सब्जी है, रस है, जो भी, आप तो माँ दुर्गा हैं, आप जो चाहते हैं चाहें इसका एक व्यंजन बना के लगभग अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हमें व्याधि को बोला, व्याधि वगैरह के तो ज्यादा बहुत है। व्याधि यदि बोलूंगा तो एक तो नेचुरल है और एक एक्वायर्ड है, एक्सीडेंट हो गया, क्या कर सकते हैं उसका, एक्वायर्ड है, अगन तुझे। तो ये व्याधियों के तरह तरह के प्रकार हैं। जब हम आयुर्वेद में बैठेंगे डिटेल में, जरूर इन पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। ट्रीटमेंट क्या है हमारे यहाँ? वैसे सबसे बड़ा कफ रोगों के लिए, पित्त रोगों, वात रोगों के लिए लंघनम परमौषधम बताया। लंघन माने केवल उपवास नहीं, लंघन माने नियम पूर्वक खाना, और उपवास, उपवास माने आप रोज जो खाते हो वो नहीं खाना। हर मशीन आपकी एक पूरी ओवरहॉलिंग मांगती है, आपकी बॉडी सिस्टम ओवरहॉलिंग मांगता है। यदि आप डॉक्टर के पास कम जाना चाहते हैं तो वीक में 2 दिन रात का खाना छोड़ दीजिए। क्यों रात का खाना पर्टिकुलरली? क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में थोड़ी सी गड़बड़ है। मैं आहार पे आऊंगा तब बताऊंगा कि हम लोग सुबह भूखे रहते हैं और रात को खा के सोते। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट गलती है जो हम लोग धर्म के नाम पे करे आ रहे हैं। हम लोगों को जनरली कम से कम 30-35 के बाद दोपहर में खाना चाहिए, रात को पेट खाली रखना चाहिए, जिससे फील हो पेट, जब हम सोएं तब पेट आराम महसूस करे कि कोई वजन डाल के हम नहीं सोए हैं। ये मेडिसिन की क्वालिटी आती है, ये टर्म्स आते हैं आयुर्वेद में, इसलिए बता रहा हूँ। रस है, गुण है, वीर्य है, विपाक है, प्रभाव है। 6 तरह के टेस्ट होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। कटु माने चिरपरा, मिर्ची कटु कहलाती है, करेला तिक्त कहलाता है, तो इसीलिए कटु, तिक्त, कसाय। तो ये हमारे 7 टेस्ट, इनसे दोष बढ़ते हैं। गुण 20 गुण माने जाते हैं, 10 गुण है और 10 के उल्टे गुण है। गुरु, गुरु का उल्टा लघु, शीत, शीत का उल्टा उष्ण। गुरु शीत, रूक्ष, मंद, स्थिर, मृदु, विशद, सूक्ष्म और सांद्र। ये नाम हिंदी या संस्कृत हैं, लेकिन आज भी मॉडर्न इनसे ज्यादा आगे पीछे नहीं खोज पाया। सभी गुण मॉडर्न के एप्लीकेबिलिटी इन्हीं में हो जाती है, इन्हीं 20 गुणों में। यदि हम तासीर बात करें, दवा की तासीर कैसी है? वीर्य कहते हैं उसको, पोटेंसी कहते हैं। वो गर्म होती है तासीर या ठंडी तासीर दवा होती है। ये 2 तासीर होती है किसी भी खाने की या किसी भी दवा की। अब वो तासीर के बाद यदि जो पकता है उसको कैसा एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, उसको हम लोग विपाक कहते हैं। विपाक मीन्स पका हुआ एंड का खाना। पका हुआ खाना है जो पूरा पक गया। वो 3 तरह का होता है, मधुर, अम्ल और कटु। ये अम्ल और कटु गड़बड़ करते हैं। मधुर हो तो, ज्यादा मधुर हो तो डायबिटीज होती है,
यदि मैं दिनचर्या की बात करूं तो वात सुबह रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक हम लोगों को परेशान करता है या कंट्रोल करता है, सॉरी गलत शब्द बोल रहा हूं, कंट्रोल करता है। पित्त जो है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम को 6 बजे से 10 बजे तक ये पित्त का प्रकोप रहता है। आप गौर से देख लीजिए, हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है, हमारे डिनर का टाइम रहता है। कफ ड्यूरिंग मिड डे एंड मिडनाइट, ये हमारा कफ प्रकोप का टाइम है। अब ये नींद से उठना, अब जल्दी क्या बोलूं मैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, ये केवल कहने की बातें रह गई हैं। रात को 2 बजे तक नेटफ्लिक्स देखना और फिर सुबह 9 बजे उठना पूरे सिस्टम को, हमारी बॉडी क्लॉक को गड़बड़ कर देता है। इतना सा अर्ज करना चाहता हूं, चेष्टा करें कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। मॉर्निंग में जैसा कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और जैसा मेरी पूर्व वक्ता भी कह रही थी, सबसे पहले पृथ्वी का नमन करना। क्यों? क्योंकि वही पृथ्वी धारण करती है हमको, और उस पृथ्वी को धारण करके उसे नमन करके अपने कामों में लगना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो एंजाइटी के पेशेंट हैं उन्हें कभी भी नींद खुलने के बाद 5 से 7 मिनट तक बेड पे ही पड़े रहना है। बेड पे पड़े रह के स्ट्रेच एंड रिलैक्स, ये एक एक्सरसाइज कर लें। पैर से चोंचे तानते जाए, विवेकानंद योग मिशन में इसकी बड़ी अच्छी तरह ट्रेनिंग देते हैं। पूरे शरीर को स्ट्रेच कर दें और एकदम रिलैक्स कर दें। ऐसा 3 बार करें, फिर उठें बिस्तर से। एकदम हड़बड़ी में उसके लिए खाना बनाना, वो स्कूल चला जाएगा, वो भग रहा है, लाइक दैट, हो सके तो अलार्म बजा के 5 मिनट पहले उठें, लेकिन 5 मिनट बिस्तर पे पड़े रहें, अदरवाइज हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ऑनसरिंग नेचर्स कॉल ब्रशिंग, ये सब हम जानते हैं, लेकिन आजकल वो टूथपेस्टों में सब कुछ हल्दी खत्म हो गई मंजन, लेकिन फिर भी नीम, कैम्फर, टर्मरिक, पीपल, काली मिर्ची, नमक, सेंधा नमक, ये सब ब्रंक के लिए अच्छी थी। टंग क्लीनिंग ये ज्यादा इन पे जोर देना नहीं चाहता, लेकिन ये सब हमारे गंडूस अभी हम करना भूल गए। पहले हमारे यहाँ जूस से, चाय से, गर्म दूध से मुंह में रख के घुमाने का विधान था, जिससे मुंह के सब रोग, पायरिया, डेंटल कैविटीज, ये सब ठीक होते थे। लेकिन आज हम मुंह में रख के घुमाना भूल ही गए। उसको कवल या गंडूस बोलते हैं। दूध होता है, दूध से कर सकते हैं, हनी से कर सकते हैं, तिल तेल से कर सकते हैं, चने का जो पानी होता है, माड़ जिसको कहते हैं, उनसे कर सकते हैं, और हर्बल डिकॉक्शन काढ़ों से कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी को दांत की प्रॉब्लम है तो उसे कवल या गंडूस, कुल्ला जो आराम से गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके, दोनों गरारे या कुल्ला, ये दोनों करना चाहिए। दूसरी हुई, यदि हम मुंह धोते हैं तो उसमें भी अब तो आजकल क्रीमें आ गई हैं, मुझे यहाँ नारी शक्ति के सामने बोल के गड़बड़ हो जाएगी। अदरवाइज यदि कोई ऐसा फेस पैक या फेस स्क्रब या उपटन कुछ बना ले तो ज्यादा बेटर रहे इन केमिकल सोप्स के बजाय। अंजन, आजकल अंजन की पेंसिल आने लगी, मैं नहीं जानता उसमें क्या मेडिसिनल गुण है, लेकिन बड़ी महंगी महंगी पेंसिलें आती है। काश हम यदि आयुर्वेदिक बने हुए अंजनों की कोई पेंसिल बना पाते तो या तो वो अच्छी रहती क्योंकि कन्वीनियंट रहती है, और या हम कुछ घर में बना हुआ अच्छा अंजन लगाएं तो भी डेफिनेटली हमारी ठीक होगी। हमारे यहाँ धूम्रपान का विधान था। जिनको हेडेक होता है, जिनको एंजाइटी रहती है, जिनको नर्वसनेस रहती है, कफ रहती है, सर्दी रहती है, खांसी रहती है, या आज की कोरोना की पेंडेमिक में ये स्टीम लेना जो बताया जा रहा है, क्यों स्टीम? क्योंकि स्टीम इजी है। धूम्रपान क्यों? उसके लिए पर्टिकुलरली आपको लोवान जैसी चीज या पूरी जो जड़ी बूटियां हैं वो लानी पड़ेंगी, तो इसलिए वो ड्राई फ्यूम के बजाय स्टीम का आजकल प्रचार ज्यादा हो रहा। ये मैजिकेटेड स्मोकिंग जितनी है वो पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, माउथ के लिए, थ्रोट एप्लीकेशन के लिए, गले के रोगों के लिए अति उत्तम है। नस्य, सिंपल सी सरसों की तेल की नस्य लेने से कोरोना क्या, उस जैसे कई रोग, सर्दी जुकाम विदा हो सकते हैं यदि हम सुबह या रात को, पूरी झांझ होती है सरसों की तेल में, उसको यदि हम उंगली में लगा के
अंदर की तरफ नाक से टाने तो आप देखेंगे एक झटका सा ब्रेन में लगेगा, लेकिन वो झटका आपके कफ को निकालने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, बिना पैसे का सॉल्यूशन है। लेकिन यदि किसी की ड्राई रहती है, स्किन भी ड्राई है, नाक भी ड्राई है, तो घी सबसे उत्तम है। यदि कफ रहता है तो सरसों का तेल, यदि वो सूखी रहती है, जलन होती है, ड्राइनेस रहती है, तो घी। ये दो चीजों का जरूर हमें नाक में प्रयोग करना चाहिए। अणु तेल बाजार में मिलता है, अणु तेल हम एक एक ड्रॉप, यदि हमें साइनस की प्रॉब्लम है, यदि हमें सिर दर्द की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली अणु तेल को 2-2 बूंद डालना चाहिए। मेडिटेट, जैसा मैंने कहा, त्राटक योग बहुत जरूरी है। एक मोमबत्ती जलाने की या दिया जलाने की बात है, अंधकार कर लीजिए रूम में। मेडिटेशन के लिए सही रास्ता ज्योति वाला, हमारे यहाँ तो कहते हैं सतिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो ज्योति में शक्ति है, उस ज्योति में ध्यान लगा के आपके इष्ट का नाम भी आप रिपीट करेंगे तो आपको डबल अर्थ मिलेगा, और मानसिक संताप तो आपका ठीक होगा, वो तो है ही। एक्सरसाइज, इसके विषय में क्या बोलूं, ये तो एक्सरसाइज के बहुत सारे गुण हैं, आप लोग इतने लेक्चर लेते हैं। अभ्यंग, ये भी मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था, ये केवल बच्चों की नहीं, बड़ों की भी जरूरी है। गरम तेल में, हल्के गरम तेल में तिल तेल सबसे बेस्ट माना है, या हमारे यहाँ चंदन बला लाक्षादी तेल, चंदन भी है, बला भी है बल देने वाली, और लाक्षा भी है जो हर एज में मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखे। वो चंदन वाला लाक्षादी तेल की मालिश कराना चाहिए जब भी समय मिले। और उसकी भी एक सीक्वेंस है, पहले बैठ के, फिर लेट के, फिर लेफ्ट लेटरल लेट के, फिर उल्टा होके, फिर राइट लेटरल लेट के, ऐसी एक पद्धति है। ऐसा नहीं कि हम जैसी पोजीशन में हैं वैसे में हम मसाज कराना शुरू कर दें। वात व्याधि में पादाभ्यंग एक्यूप्रेशर के लिए और अपने रोगों के नाश के लिए बहुत जरूरी है। और हेड मसाज की तो बोला ही है कि यदि वो हेड मसाज है तो जरूर थोड़ी सी डेली होनी चाहिए, आपका तनाव आधा भग जाएगा, ये पहले ही फील करके देखिए। नहाने के समय उद्वर्तन, आजकल वो स्क्रवर्स आ गए हैं, हमारे यहाँ उद्वर्तन का नाम हिंदी में वो उबटन था, उबटन लगाते थे, वो उद्वर्तन नाम है, वो आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। एक्सेस बॉडी फैट में भी आजकल पाउडर मसाज का विधान है, तो डेफिनेटली उद्वर्तन या उबटन या पाउडर मसाज ओबेसिटी में काम आता है, ग्लो में काम आता है, कांति में काम आता है, शरीर को स्थिर रखने में काम आता है। अब डेली बात के मैं लक्षण क्या बताऊं, आहार और निद्रा, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ए रेगुलेटेड सेक्स लाइफ इज ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य हमारे शरीर के 3 खंबे हैं। आहार विधि, आहार लेने की विधि, अनफॉर्चुनेट है हम इंडिया वाले कि हम मॉडर्न पूरे फैशन में जाके खाना खाना भूल चुके। हमें जो पसंद आया, जो साइड में पूछ लिया, जब आया जैसा आया हमने खा के उसे निपटा दिया, हमने नहीं सोचा कि यह एक पूजा है। शास्त्रों में हमारे बहुत सारी चीजें बताई हैं, मन की जैसा खाना चाहिए, टाइम जैसा खाना चाहिए, जिसमें हितकर सब्जियां हैं वो खाना चाहिए, जो उस काल में उग रहा है वो आपके लिए उचित है वो खाना चाहिए। लेकिन हम जनरली पिज्जा, बर्गर, पास्ता, जो पैक्ड फूड है या प्री रेडी फूड है, उन पे जाते। अब बेस्ट टाइम टू, सबसे पहले तो हम टाइम की बात करें, क्योंकि एक बड़ी गड़बड़ है कि वो आदमी रात को 10-11 बजे खाते। मेरे को बाकी सब में तकलीफ नहीं है उतनी, रात के 10-11 बजे खाने में तकलीफ है। एक कहावत अंग्रेजी की मुझे उद्धृत करना पड़ रही है, ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस एंड डिनर लाइक ए पॉपर। ये केवल कहावत नहीं है। हमको यदि रात को खाना मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, थोड़ा हल्का खा के सो गए। सुबह आप किंग की तरह ब्रेकफास्ट तभी कर पाओगे जब आपका पेट रात को खाली होगा। कितने आश्चर्य की बात है, सोचिए जरा, हम लोग सब विद्वान लोग हैं, एक सोचिए, भगवान ने हमें मुंह से लेके और एनस तक 32 फुट का पाइप दिया है, 32 फुट पाइप,
जिस पाइप में ऊपर की तरफ एल्कलाइन है, जो मुंह है हमारा उसमें एल्कली भरी हुई है, पेट है स्टमक जिसमें हमारा एसिड भरा हुआ है, और उसके बाद ड्यूडिनम में चले जाए तो फिर एल्कली भरी हुई। ये खाने को तोड़ने और पचाने के लिए सब जरूरी। हम क्या करते हैं, हम अपना खाना जो भी है वो खाया और खाने के जस्ट आधा घंटे के अंदर हम पूरा लेट गए शांति से, तो जो खाना 2 घंटे में हमारा स्टमक का खाली कर देता वो खाना स्टमक में ही रह गया। आप यूं सोचिए, यदि खाने के बाद आप आधा घंटे के अंदर लेट रहे हैं तो जरूर मान लीजिए आप अपना खाना एसिड टैंक में डाल के लेट रहे हैं। वो पचेगा नहीं, तकलीफ देगा। क्यों तकलीफ देगा? क्योंकि उसे बेचारे को चले जाना चाहिए था ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम में मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस जो आंतों की मूवमेंट है केंचुए जैसी, वो खाने को आगे बढ़ाती है। कुदरत की देन है, भगवान का आशीर्वाद है कि वो मूवमेंट स्टमक में नहीं है। इसका मतलब हमारी ड्यूटी है, यदि हम हेल्थ कॉन्शियस है, यदि हम अपने रोगों को विदा करना चाहते हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है, खाने के 2 घंटे तक कम से कम हम लेटे नहीं। लेटना सोना बराबर, हार्मोनल एक्शन खत्म, तो वो लेटे नहीं, ये गैप जरूरी है। ये तभी हो सकता है जब रात का डिनर आप 7 बजे 8 बजे करें और फिर आराम से 10 बजे सोएं। ये करके देख लीजिए। ओबेसिटी, हेडेक, एसिडिटी, रात को 4 बजे एसिड आ जाता है नाक में, ये सब आपके बंद हो जाएंगे यदि आप 7-8 बजे खाएंगे। और यदि 3-4 दिन 7-8 बजे रात को खा लिए तो तीसरे दिन आपको सुबह कस के भूख लगेगी, 2-3 दिन नहीं लगेगी। बॉडी क्लॉक आपकी डिस्टर्ब्ड है, वो ठीक होने में समय लेगा 2-3 दिन का, तो वो आपको डेफिनेटली 3 दिन बाद भूख लगेगी। एक ऑर्डर है, हमारे यहाँ भी ऑर्डर है, क्या पहले खाना चाहिए क्या बाद में खाना चाहिए। ये हमारे यहाँ ऑर्डर है कि कार्बोहाइड्रेट से शुरू करना चाहिए, फिर थोड़ा खट्टा खाना चाहिए, नमकीन खाना चाहिए, कसाय तीखा भी खाना चाहिए। ये पूरे का एक सिस्टम है। और जैसे बंगाल में है, आखिरी में मिठाई खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ अनुपदेश है, यहाँ जल में भाप की मात्रा ज्यादा है। और नॉर्थ इंडिया में नियम है कि सबसे पहले मिठाई खाना चाहिए। शादियों में जाते हैं तो सबसे पहले मिठाई परोसते हैं। तो ये अपनी अपनी जगह का है, वो ड्राई है, ये ह्यूमिड है, तो दोनों के सिस्टम अलग अलग है। कई एसिड फॉर्मिंग फूड है, कई एल्कलाइन फूड है। चॉइस आपकी है, आपको एसिड है तो एल्कलाइन फूड लीजिए। यदि आप देख रहे हैं कि एल्कलिनिटी बढ़ी हुई है, भूख कम लग रही है, तो एसिडिक फूड लीजिए। ये सब आपके ऊपर, चॉइस के ऊपर डिपेंड है, एल्कलाइन फूड या एसिडिक फूड, कूलिंग फूड या वार्मिंग फूड। जो मैंने अभी कहा आपसे, तासीर है, हर दवा की एक तासीर है, गर्म तासीर या ठंडी तासीर। यही चीज यहाँ आज अंग्रेजी भाषाओं में लिखे चल रहे हैं। फ्रूट्स, वात वाले को क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। पित्त वाले को क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। पूरी एक संहिता बनी हुई है, हम उसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। हमें अपनी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति की यदि मैं बात करूं बीच में, यदि दुबला पतला आदमी है, बहुत चंचल आदमी है, मन एक जगह नहीं लगता है, उसका ड्राइनेस ज्यादा है उसके शरीर में, तो उसमें समझिए कि वो वात डोमिनेंट प्रकृति का है। ऐसा नहीं है कि किसी की भी एक प्रकृति हो, तीनों दोषों का कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन ज्यादा परसेंटेज जिसका होता है उसके छोटे से लक्षण बता रहा हूं। यदि गर्म माथे का है, बहुत ज्यादा लड़ाकू है, आक्रोशित है, बचपन से ही ऐसे स्वभाव का है, तो समझ लीजिए कि उसकी कहीं ना कहीं पित्त प्रकृति है। वो एसिडिटी का शिकार आज नहीं है तो कल होगा, वो एरोगेंसी का शिकार आज नहीं है तो कल होगा। क्यों? क्योंकि पित्त प्रकोपित हो जाएगा। कफ वाला है तो डेफिनेटली वो थोड़ा ओबेस होगा, ठंडा होगा, मंद होगा, वो उठने में भी देर लगाएगा, काम करने में भी देर लगाएगा, लेकिन लड़ेगा नहीं। ठंडा होगा, माता सोचने वाला होगा, धीर गंभीर होगा। तो ये सब के गुण हैं, और तीनों के गुण हर आदमी में मिलते हैं। जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है वो आप देख के मालूम कर सकते हैं कि कौन वात वाला है, कौन पित्त वाला है, कौन कफ वाला है। अलग अलग प्रिंसिपल हैं पूरी डाइट के। लूंगा तो समय बहुत लंबा हो जाएगा, 6 बज चुके हैं।
अब मैं नींद पे आ जाऊं। नींद एक सबसे बड़ी हमारी चीज है। एक मैंने वीडियो मेरी इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी पे 200 वीडियो अपलोडेड है, काइंडली उस पे जाइए और जो जो आपके काम के हैं पूरे विश्व के विद्वान उस पे एक एक रोग पे हर दिन चर्चा करते हैं, आपके काम की चीजें देखिए। लेकिन स्लीप के बारे में एक मैं कह दूं, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके बेडरूम में रहेंगे उतनी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी। जितने वाईफाई के वाइब्रेशन आपके बेडरूम में रहेंगे उतनी आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी। जितना आप एक पीसफुल वातावरण में, कई लोग सोचते हैं कि हमें चिंताएं ज्यादा आती हैं तो या गाना चला के सोते हैं या वो टीवी चला के सोते हैं, उसकी बजाय मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेडिटेशन सॉन्ग्स चला के सोइए, मंत्र चला के सोइए। आपको रात को वो मंत्र मन में घूमते रहेंगे, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे, हेल्थ को अच्छा करेंगे। बनिस्बत गाना सुनने के कोई भी जो इष्ट आपका हो उस इष्ट का मंत्र चला के सोइए, ओम में मेडिटेशन चला के सोइए, देखिए कितनी पीसफुल स्लीप आती। खाने के 2 घंटे बाद सोइए, टॉयलेट लेटरिन जाके सोइए। ये कुछ कुछ बातें बड़ी मतलब नॉर्मल थी पहले हमारे यहाँ फैमिलियों में होती है, अच्छा जा टॉयलेट जा फिर उसके बाद सोना। आज कोई माँ बाप कहते भी नहीं है और बच्चे मानते भी नहीं। पांव धोके सोना, ये एक सबसे बड़ी बात थी, पांव धोके सोना। हमारे यहाँ पांव धोने का ही सिस्टम चला गया। क्यों? क्योंकि हम लोग तो चप्पल पहन के, घर की चप्पल पहन के घर में घूमते हैं। पहले दिन में 4-5 बार पांव धोए जाते थे। वो ब्लड सर्कुलेशन को भी रिफ्रेश करता था, एंजाइटी को भी रिफ्रेश करता था, वो हाइजीन भी मेंटेन करता था। लेकिन एक वो परंपरा हमारे घर से चली गई। मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैंने कहा था और जिसका एक लेक्चर लिया था, मेरा मानना ये है कि हमारी जो किचन है वो एक फार्मेसी है। आपके पास कम से कम 150 से 200 आइटम आपके किचन में स्टोर में रहते हैं। इक्विपमेंट भी रहते हैं, कितने सारे इक्विपमेंट जो एक फैक्ट्री में रहते हैं वो आपकी एक किचन में रहते हैं। फैक्ट्री वाला जो कर सकता है वो आपकी किचन की, मेरी मातृ शक्ति, मेरी दुर्गा शक्ति, वो पूरे काम अपने छोटे से प्लेटफॉर्म पे, स्लैब पे कर सकती है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां करती हैं। तो बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं। इस पे मैं आगे लेक्चर यदि आप लोग चाहेंगे तो लेना पसंद करूंगा। और ऐसे ही सामान भी बहुत रहता है, अनाज रहता है, दालें रहती हैं, स्पाइसेस रहते हैं, नट्स एंड ऑयल सीड्स रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, वेजिटेबल रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं। हर चीज का एक मेडिसिनल गुण है, हर चीज का। यदि हम किसी को दर्द है, गांव में यदि गेहूं का दलिया बना के उसकी पुलटिस बना के लगा देते थे। यदि किसी के पैर में चोट लग गई, सूजन आ गई तो हल्दी और चूना एक लेप कर देते थे, तुरंत दर्द कम होता है। यदि कहीं स्किन डिसीज है तो नीम का पत्ता बांध देते थे गर्म करके और तेल में। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे घर में हैं, लेकिन हमने कभी उनको मेडिसिनल गुण से नहीं देखा। हमको कहीं पेट में दर्द हुआ, हमने इनो लाने भेज दिया। हमारे घर में नींबू और खाने का सोडा है, उसको हमने कभी नहीं देखा। आपने कभी इनो का कॉम्बिनेशन या उस तरह के चीजों का कॉम्बिनेशन देखा हो? वो नींबू और खाने का सोडा है। जितनी देर मेडिकल स्टोर से इनो आने में लगेगी उतनी देर में नींबू और खाने का सोडा आपका गैस ठीक कर देगा। अमृत धारा कितना बेस्ट प्रोडक्ट था। अमृत धारा, दादी, नानी, ताई, मेंथोल, कैम्फर, थाइमोल, ये तीनों ही चीजें कोई भी ले आए बढ़िया ढंग से आईपी ग्रेड का, मेंथोल, कैम्फर, थाइमोल, ये 3 चीजें इक्वल क्वांटिटी में मिला के किसी भी शीशी में रख दो, वो अब क्रिस्टल्स होते हैं तीनों, लेकिन अपने आप पिघल जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। वो ऐसा अमृत धारा नाम उसका इसलिए था, यदि आप वो 1 ड्रॉप सरसों के तेल या क्रीम में मिला के बाहर लगा लोगे तो आपकी बाम का काम करेगा। यदि बतासे में 1 ड्रॉप लगा के वो पेट में खा लोगे तो वो पेट दर्द में आपको जो मरोड़ हो रही है उस तक में आराम करेगा। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? यदि सिर दर्द है, आप कोई भी क्रीम, नहीं है बाम घर में, डोंट फॉरगेट, कोई भी क्रीम में अमृत धारा 1 बूंद लगा के माथे पे लगा लेंगे तो सिर दर्द खत्म। जॉइंट पे लगा लेंगे, जॉइंट दर्द खत्म। सब बामों में तो वही है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि उसका नाम मॉडर्न नहीं था, अमृत धारा था, नई जनरेशन को भगवान जाने कैसा लगा तो उसका प्रचलन ही बंद हो गया। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने घरों में
आईपी ग्रेड का सामान मेडिकल स्टोर से लाके मेंथॉल, कैम्पर और थाइमोल लाके अमृतधारा जैसी इमरजेंसी मेडिसिन घर में रखने, इसके नुकसान के चांस नहीं है, फायदा इमीडिएटली परसेप्टेबल है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद होगा। हरिओम हरिओम हरिओम। आशा करता हूं मैंने सभी को समझा दिया है। यदि फिर भी किसी के प्रश्न है तो मैं स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी को, एकल कंसेप्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आपने पूरा गागर में सागर भर दिया। आपने इतनी अच्छी अच्छी उपयोगी चीजें बताई और अमृत धारा तो अवश्य आज जो कुछ भी जितने भी बहनें देख रही हैं वो अवश्य उसको अपने घर में बनाएंगी, मैं भी जरूर बनाऊंगी। और हम लोगों ने जिन चीजों को छोड़ दिया है पीछे धीरे धीरे, आपकी बातों को आज सुनकर लगा कि उन्हें वापस से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास कुछ सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे किसी ने लिखा है कि बच्चों में एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें क्या देना चाहिए? थानकुनी, यहाँ थानकुनी होती है, वहां ब्राह्मी होती है, ब्राह्मी का जूस देना चाहिए। ये तो हो गई जड़ी बूटी। वैसे बादाम देना चाहिए, अखरोट देना चाहिए, बादाम और अखरोट, नॉट इन नाइट, नॉट लाइक स्नैक्स एंड क्रैकर्स के टीवी देखते जा रहे खाते जा रहे, नहीं, और उल्टा असर होगा। बादाम को रात को भिगो के सुबह पीस के और फिर दूध के साथ या शहद के साथ देंगे तो असर मेडिसिनल करेगा। आप वो बैठे बैठे वो पैकेट खाली कर गया नमकीन वाले, उसमें कुछ नहीं। किसी ने पूछा है कि खीरा और टमाटर को साथ खाना चाहिए? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा टीडियस है। जनरली खाया जाता है लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अवॉइड करना। और किसी ने पूछा है कि आयुर्वेद में कहा जाता है दूध और नमक एक साथ नहीं खाना चाहिए, तो हम बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। जो सब्जी खाते हैं वो हमें कम कर देनी चाहिए। हाँ, पनीर, बटर मसाला में जो उसमें क्रीम वाली जितनी चीजें हैं, या मैं तो सिंपल एग्जांपल ले लीजिए ना, आप लोग चाय के साथ सिंगाड़ा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, वो स्किन डिसीज का, अग्निमांद का, अग्नि विकृति का मेन कारण है चाय के साथ नमकीन खाना, क्योंकि चाय में दूध है। वो कभी नहीं खाना चाहिए चाय के साथ, और वो हमारी हैबिट बचपन से पड़ चुकी है। तो डॉक्टर साहब फिर पनीर भी नहीं खाना चाहिए? वो भी तो दूध से है। वो दूध नहीं है, दूध के गुण उसमें नहीं है, क्योंकि वो फट चुका है, दूध से अलग गुण है उसके। शहद को पकाया नहीं जाता है, क्या ये सच है आयुर्वेद में? 110% सच है। शहद को पकाया नहीं जाता, ये 100% सच है। लेकिन बाजार में जिस भी कंपनी का आपको मिल रहा है वो पका पकाया मिल रहा है। अच्छा। क्यों? जैसे दूध आपको पॉस्चराइज्ड मिलता है तो उसको एक बार गर्म कर लिया जा चुका होता है, ऐसे हनी जो आपको मिलता है वो भी हाई टेम्परेचर पे फिल्टर करके और फिर पैक होता है, तो वो भी गर्म एक बार किया जा चुका है। लेकिन जनरली गर्म नहीं करना चाहिए यदि आपको प्योर हनी विदाउट किसी कंपनी का मिलता है तो। हमारे एक व्यूअर पूछ रहे हैं कुष्मांड क्या है? शायद वो सफेद वाला कुमड़ा पेठा, सफेद वाला। हाँ, सफेद वाला। सफेद वाले में ज्यादा गुण है, लेकिन पीले वाले में भी गुण है। पीले वाले में एडिशनली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो सफेद कुमड़ा हो या पीला कद्दू हो, कुछ भी खा सकते। हमारे एक व्यूअर लिखे हैं कि एक सज्जन पूछ रहे हैं कि उन्हें माइल्ड कोविड था और तकरीबन 2 महीने हो गए, बुखार 99 से 100 के बीच में है, तो क्या आयुर्वेद से पूरी तरह खत्म हो सकता है? उन्हें क्या करना चाहिए? 100%। आयुष 64 जैसा मैंने पहले बताया, आयुष 64 गवर्नमेंट द्वारा डेवलप्ड दवा है, और दूसरी दवा है उसकी गिलोय घनवटी, जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है, गिलोय घनवटी। ये 2 चीजें वो जरूर लें, और जरूर माइल्ड टू मॉडरेट जो है उसके लक्षणों में इफेक्टिव पाई गई। बहुत बढ़िया डॉक्टर पवन कुमार शर्मा,
आपने बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को दी हैं। अब मैं आगे धन्यवाद ज्ञापन के लिए कलकत्ता महिला समिति की सह सचिव श्रीमती जयश्री जी मोहता को आग्रह करूंगी कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन दें। श्रीमती जयश्री जी मोहता। सभी को एकल प्रणाम। डॉक्टर श्री पवन कुमार जी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने अपना अमूल्य समय हमें देकर हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि की। 2019 में भी आप हमारी कोलकाता महिला समिति में इसी विषय का प्रतिपादन करने हेतु पधारे थे। बहुत ही सुंदर तरीके से आयुर्वेद के मूलभूत तत्वों का विवरण दिया कि ये प्रकृति के अनुसार चलता है। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः, अर्थात अन्न ब्रह्मा है, रस विष्णु और भोगने वाले शेष हैं। तनाव गुस्से आदि से अन्न ठीक से नहीं पचता और रस नहीं बनता। उपवास की भी महत्ता बताई और शरीर के प्रत्येक अंग को सही रखने के नियमित संहिता समझाई। और इस विषय और अधिकतर लोगों ने तो सब बहुत नोट भी किया होगा, शायद सबने बहुत ध्यान से सुना भी है हमने आप लोग को। डॉक्टर पवन कुमार जी जैसे लोग आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में लगे हैं ताकि फिर से हमारी ये आयुर्वेदिक पद्धति नवीन भारत में महिमा मंडित होगी। आपके द्वारा बताए गए सभी उपायों को हम यथासंभव अपनाएंगे। एफटीएस ईस्ट जोन महिला समिति और राष्ट्रीय महिला समिति के कार्यकर्ता और जितने भी श्रोतावृंद हमसे जुड़े हैं, उन्हें उन सभी की ओर से मैं डॉक्टर पवन कुमार जी शर्मा का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन कर रही हूँ। महेश्वरी जी, एक दो शब्द मैं बोलना चाहती हूँ पवन कुमार जी के लिए। जब से इनसे परिचय हुआ है मेरा शांता जी के थ्रू, ये जितने भी वेबिनार ले रहे हैं इनके लिंक भेजते हैं, कईयों को मैंने ज्वाइन भी किया है। इनका रोज का कार्यक्रम है अवेयरनेस क्रिएट करना। तो सारा दिन मुझे लगता है कि ये लोगों की भलाई के लिए इतने सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आपके कार्यक्रम में मैंने सुना था कि गर्मियों में छाछ नहीं पीना चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि लोग जनरली गर्मियों में ही छाछ पीते हैं, तो इसका जरा सा बताइए आप सबको। जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें कफ का संचय होता है और वो प्रकोप होता है वर्षा में। जब प्रकोपित होता है तो वो वर्षा आ जाती है, तब कफ निकलता है बाहर। तो इसलिए कफ को यदि एक्यूमुलेट नहीं करना है तो गर्मियों में कम से कम रात को तो छाछ नहीं ही पीनी चाहिए। आप दिन में खूब पीजिए। और छाछ में भी हमेशा आप याद रखेंगे, छाछ अकेली नहीं पी जाती, उसमें जितने गर्म तासीर वाली चीजें हैं वो डाल के पी जाती है। चाहे आप काली मिर्च डालें, चाहे जीरा डालें, चाहे उसमें काला नमक डालें, जो भी तासीर की चीजें हैं गर्म, वो डाल के पीजिए आप। उसकी ठंडाई हमने खत्म कर दी, उसका कफ वर्धक गुण हमने खत्म कर दिया। मतलब दोपहर तक पी सकते हैं? हाँ, और रात को पिए तो जरा काली मिर्च ज्यादा डाल के पिए कि उसमें पच जाए और कुछ शीत गुण कम हो। हरिओम हरिओम हरिओम। मैं आपके साथ हूँ। आगे भी जब किचन हॉस्पिटल का एक सीरीज करना चाहता हूँ, जब आप लोग कहेंगे मैं समय निकालने की चेष्टा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए ये जो पीपीटी है बनाई और हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। हरिओम हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद।